हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 13। देखो, चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपके 4 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी एक तरह का सब्जेक्ट है जिससे अपन क्या स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल कौन से हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, और ये स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है जिनसे इकोलॉजी मेनली रिलेटेड होती है। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। नेक्स्ट है, व्हाट इकोलॉजी मीन्स एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी का क्या मीनिंग है। तो इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजी ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms for not only survival but also reproduction। मतलब वो खुद भी सर्वाइव करे, इस टूवर्ड से अडेप्ट होना, और ताकि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाए, अपने नंबर बढ़ाए, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो अपन ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्टिंक्ट सीजन। अलग अलग सीजन बनने के क्या कारण है। तो ये आप बचपन में पढ़ रखे। एक तो अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, और एक वो अर्थ जो है वो टिल्ट है किसके अपनी एक्सिस पर। इसकी वजह से एनुअल वेरिएशन होती है किस चीज़ में, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें, और उसकी वजह से अलग अलग सीजन्स दिखती है। नेक्स्ट है, राइट द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स क्यों बनते हैं। पहले एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, इसकी वजह से अलग अलग सीजन बनती है। साथ में एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन में रेन और स्नो दोनों ही आते हैं। अगर आपको पूछे 2 मोड बताओ प्रेसिपिटेशन के, तो क्या होगा, एक बारिश और एक स्नो, और इसकी वजह से बायोम्स बनते हैं। नेक्स्ट है, नीस क्या है। तो नीस बेसिकली फंक्शनल रोल है इन हैबिटाट ऑफ अ इकोसिस्टम। ठीक है, नीस इज अ फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कर ले, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, of an organism in habitat of ecosystem. It denotes the range of condition that an organism can tolerate, और ये भी बताता है वो अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और वो जिस जगह पर रह रहा है उसे क्या कहेंगे, हैबिटाट कहेंगे। क्या कहेंगे, हैबिटाट। तो अगर पूछे कि एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस क्या है, तब तो वो अपन ने क्या कहलाएगा, हैबिटाट कहलाएगा। उस पर्टिकुलर हैबिटाट के अंदर उसका फंक्शनल रोल क्या है, वो उन कंडीशन को, कितनी कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है, आसपास के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर पाता है, उसे नीस कहते हैं। एक हैबिटाट में 2 ऑर्गेनिज्म का नीस सेम नहीं हो सकता, लेकिन 2 ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट सेम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ मेजर एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। नेक्स्ट है, व्हाट इज यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव, थ्राइव मतलब ग्रो करना, सर्वाइव करना। ठीक है, इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड यूरीथर्मल, और जो सिर्फ नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाएंगे, स्टीनोथर्मल। और सेम चीज़ अगर सैलिनिटी में हो तो वाइड रेंज हो तो यूरी हेलाइन, और नैरो रेंज हो तो स्टीनो हेलाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के टूवर्ड्स में रेस्पॉन्ड ही क्यों देना है। तो ऑर्गेनिज्म गिव रेस्पॉन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। बेसिकली वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना चाहता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहता है, और ऐसा करने से क्या होगा, वो it permit all biochemical reaction and physiological function at maximum efficiency, और ये इन्हेंस करती है क्या, इसकी फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस इन्हेंस करती है। नेक्स्ट है, ह्यूमन थर्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करता है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि समर और विंटर में कैसे परफॉर्म करता है, या आपको ये भी पूछा जा सकता है समर और विंटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे मेंटेन करता है। तो इन समर आउटसाइड टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ह्यूमन स्वेट करता है, और जब स्वेट का इवोपरेशन होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा जिससे बॉडी टेम्परेचर घटेगा। और जब विंटर सीजन होगी तो उसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, ऐसे केस में ह्यूमन सीवर करने लगता है। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, वाई देर आर मोर कन्फॉर्मर्स देन रेगुलेटर। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सारे कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर क्यों नहीं बन गए। तो रेगुलेटर परफॉर्म थर्मो रेगुलेशन और वो उसकी फिटनेस भी बढ़ाता है, लेकिन
रेगुलेशन जो होता है वो एक एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और हर ऑर्गेनिज्म इतनी हाई एनर्जी एक्सपांस अफोर्ड नहीं कर सकता और यही वजह है कि वो सारे के सारे रेगुलेटर जो है कन्फॉर्मर्स जो है वो रेगुलेटर नहीं बने और साथ में कन्फॉर्मर्स के नंबर जो है वो ज़्यादा ही रह गए। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एबायोटिक रिस्पॉन्स। ऑर्गेनिज्म के टाइप पूछ रहा है, रिस्पॉन्स के टाइप नहीं पूछ रहा। तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कन्फर्मर्स, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर। और ग्राफ जो है ये ग्राफ याद रखें, कन्फर्मर्स का कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन, रेगुलेटर का ऐसे स्ट्रेट लाइन और पार्शियल रेगुलेटर का पहले ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर पार्शियल रेगुलेटर। अब पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक ये ऐसा करेंगे, उसके बाद ये कन्फर्म करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बाद एनर्जी लॉस कुछ जरूरत से ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, जैसे ग्राउंड स्क्वेरिल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। मेंशन हाउ टू बियर एस्केप स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर। तो विंटर के समय वो सो जाता है, विंटर स्लीप सो करता है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब किसके तरीके होते हैं सस्पेंड करने के, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी घटा देता है। तो बियर जो होता है वो हाइबरनेशन शो करता है। उसके आगे आप सस्पेंड के बारे में और डिटेल भी लिख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। ऐसे कैसे, स्नेल क्या करता है, स्नेल जो होता है वो क्या करता है, स्नेल और फिश भी ऐसा ही करती है, वो एस्टिवेशन शो करती है, वो समर स्लिप शो करती है। और ये दोनों करने से वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अवॉइड करता है स्ट्रेस को बाय एस्केपिंग टाइम। नेक्स्ट है हाउ डू सीड बियरिंग प्लांट टाइड ओवर ड्राई हॉट कंडीशन। तो वो क्या करता है, क्या शो करता है, सीड डॉर्मेंसी। क्या शो करेगा, सीड डॉर्मेंसी। ये भी एक तरह का सस्पेंड का तरीका होता है। व्हाट इज डाइपोज, डाइपोज भी एक सस्पेंड का तरीका है जिसमें डेवलपमेंट को रोक दिया जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जू प्लैंकटन इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हाउ डू फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पुल थ्रू द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। फंगाई, बैक्टीरिया, लोअर प्लांट क्या करते हैं एडवर्स कंडीशन में, तो वो थिक वॉल स्पोर बना लेते हैं। जू प्लैंकटन क्या करते हैं, वो डाइपोज शो करते हैं। बियर क्या करता है, हाइबरनेशन शो करता है। स्नेल क्या करता है, एस्टिवेशन शो करता है। हायर प्लांट क्या शो करते हैं, सीड डॉर्मेंसी शो करते हैं। तो इस तरीके से ये सब सस्पेंड वाले तरीके से एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या करते हैं, फेस करते हैं। हाउ आर मैमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन एंड सील्स लिविंग इन पोलर रीजन एबल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट। तो मैमल्स जो होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं, उनके जो जितने भी ऑर्गन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट ईयर, शॉर्ट लिम्स। इससे वो मिनिमाइज करते हैं हीट लॉस को, और इसे एलन्स लॉ भी कहते हैं। अगर आपको पूछे एलन का लॉ क्या है, तो क्या है, कोल्डर क्लाइमेट में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिम्स और ईयर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज कर सके। और पोलर सी क्या करती है, अपनी स्किन के जस्ट नीचे क्या करती है, एक फैट की थिक लेयर बना देती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लबर। क्या कहते हैं, ब्लबर। और ब्लबर जो होता है वो एक इंसुलेशन का काम करता है, जो बॉडी से हीट लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। देखो पोलर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेसिकली अपना हीट लॉस कम करना चाहते हैं। तो अगर छोटे ऑर्गेनिज्म है तो छोटे ऑर्गेनिज्म का बॉडी के कंपेयर में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो आसानी से हीट जो है वो लूज़ करेंगे। अब हीट ज़्यादा लूज़ करेंगे तो हीट ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और ये करना सब एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। यही वजह है कि स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से ही पोलर रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट है राइट टू अल्टरनेटिव ऑफ सर्वाइवल व्हेन स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है वो थोड़े देर के लिए ही है, लोकलाइज्ड है, या फिर वो कुछ समय के लिए है, तब क्या करें। तो अगर लोकलाइज्ड है और कुछ देर के लिए तो माइग्रेट कर लो, और अगर माइग्रेट ना कर पाओ तो सस्पेंड का इस्तेमाल कर लो। माइग्रेट में वो क्या करता है, टेम्परेरी कंडीशन जो हैबिटाट होती है, स्ट्रेसफुल हैबिटाट, उससे कहीं और चले जाते हैं। और अगर नहीं जाते तो सस्पेंड करते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक जो डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म जो है उसे रिड्यूस कर देते हैं, जिससे स्ट्रेस टाइम को क्या कर सके, एस्केप कर सके। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। तो क्लाउन फिश और सी एनिमोन में कॉम्युनलिज्म होता है। इसमें होता क्या है, क्लाउन फिश को फ़ायदा है इसलिए प्लस, और सी एनिमोन को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं इसलिए जीरो। क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रीडेटर से, सी एनिमोन के टेंटाकल्स की वजह से, और सी एनिमोन को कुछ भी नहीं मिलता।
नेक्स्ट है राइट द रिलेशन बिटवीन के एंड एन फॉर विच एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक कर्व जो होता है वो मिलता है। तो एसिम्प्टोट कर्व कब मिलता है, जब के इक्वल टू क्या हो एन, वेयर के जो है वो क्या शो करता है, कैरिंग कैपेसिटी शो करता है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो एक ही बार क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एनिमल पूछे तब तो पैसिफिक साल्मन फिश, और प्लांट पूछे तो इस चैप्टर में बम्बू लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में आपने नील कुरंजी का नाम भी सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने व्हाट डू यू मीन बाय प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर। प्रूडेंट बिहेवियर का मतलब होता है एक प्रीडेटर कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता प्रे को, और इसे प्रूडेंट बिहेवियर कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर प्रे ख़त्म हो जाएंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से तो प्रीडेटर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बर्थ रेट समझानी है एक एग्जांपल से। तो इट इज़ नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, इसे बर्थ रेट कहते हैं। एक बुक में एग्जांपल दे रखा है आपको, ऐसा एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। एक पॉन्ड है जिसमें 20 लोटस है और अगले साल 28 लोटस हो जाएंगे, तो बर्थ रेट क्या होगी, कितना इंक्रीज हुआ 8 से, इनिशियल कितना था 20, डिवाइड कर देंगे तो 0.4 पर लोटस पर ईयर। अगर ये 2 साल के होते तो 2 से और डिवाइड कर देते। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द अदर टू करेक्टर्स विच ओनली पॉपुलेशन शो बट एन इंडिविजुअल कैन नॉट। अदर काट लें आप, राइट द टू करेक्टर विच ओनली अ पॉपुलेशन शो बट एन इंडिविजुअल कैन नॉट। तो ऐसे करेक्टर बताने जो इंडिविजुअल के नहीं होते लेकिन पॉपुलेशन के होते हैं, आप इसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। तो बर्थ रेट एक पॉपुलेशन की होती है, इंडिविजुअल की नहीं। डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप, कुछ भी। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेथ रेट विथ एग्जाम्पल। डेथ रेट में जो बर्थ रेट की डेफिनेशन है उसमें बस बर्थ की जगह डेथ लिख देना। इट इज़ नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। इसका भी एक बुक में एग्जाम्पल है कि एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाइज है, एक वीक के अंदर 4 इंडिविजुअल मर गए, तो डेथ रेट क्या है। अब क्योंकि यहाँ डायरेक्ट दे रखा है 4 इंडिविजुअल, अपन को माइनस करने की जरूरत नहीं है। 4/40 0.1। अगर ये ऐसा कह देता 36 रह गए तो अपन 40 में से 36 माइनस करके 4 लिखते ऊपर, लेकिन वो 4 डेथ डायरेक्ट दे रखी है इसलिए अपन ने ऐसा नहीं किया। एक दोनों की यूनिट में देखो पर इंडिविजुअल का नाम लिखना है, देखो यहाँ पर फ्रूट फ्लाई, ऊपर पर लोटस, और फिर टाइम भी लिखना है, यहाँ पर वीक वहाँ पर ईयर। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट स्पेसिफिक गिवन टाइम, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने के मेथड कौन से हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कि आप नंबर काउंट करो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पीछे के ये जो सारे मेथड है वो कब इस्तेमाल में लिए जाएंगे, या तो मतलब मीनिंगलेस हो जाए कि आप अगर नंबर काउंट करें और उनका कोई मीनिंग ना हो, ऐसा किस में होगा, अभी अपन देखेंगे ट्री के केस में होता है। या फिर आप नंबर काउंट ही नहीं कर सके, इम्पॉसिबल टू काउंट, तो उस केस में अपन ये नीचे के 4 मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ट्री के केस में परसेंटेज कवर इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया के केस में नंबर ऑफ कॉलोनी, फिश के केस में नंबर ऑफ फिश पर ट्रैप, और टाइगर के केस में पग मार्क या फिकल प्लेट्स। अब ऐसा ये क्वेश्चन है कि भाई किस केस में जो परसेंटेज कवर है वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा साइज नंबर फाइंड करने के कंपेयर में। अब देखो मान लो एक जगह है और उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा बनियन ट्री लगा हुआ है, और उस जगह पर नीचे कैरेट ग्रास मान लो 200 कैरेट ग्रास है। अगर मैं पॉपुलेशन नंबर में काउंट करूँ तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा आएगी, कैरेट ग्रास की ज़्यादा आएगी, और बनियन ट्री की तो बहुत कम आएगी। लेकिन अपन सब जानते हैं कि इतने बड़े इलाके में सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल रोल कौन परफॉर्म करेगा, ये बनियन ट्री करेगा, और ये जगह भी ज़्यादा कवर करेगा। तो ऐसे केस में अपन परसेंटेज कवर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि इन सम केस काउंटिंग टोटल नंबर इज मीनिंगलेस एंड परसेंटेज कवर इज मोर मीनिंगफुल। ऐसा कब होगा, इन एन एरिया देर इज 200 कैरेट ग्रास। और कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नाम भी याद रखें, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, एंड वन लार्ज बनियन ट्री। नंबर ऑफ कैरेट ग्रास इज मोर बट रोल ऑफ जो बनियन ट्री होता है वो ज़्यादा बड़ा है। सो परसेंटेज कवर मीनिंगफुल ज़्यादा सेंस रखता है कंपेरेटिवली काउंटिंग नंबर। ठीक है, व्हाट इज एमेंजेलिज्म। एमेंजेलिज्म क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को नुकसान हो और एक को कोई भी क्या हो, ना फायदा हो ना नुकसान हो, ऐसे को एमेंजेलिज्म कहेंगे। इसे -0 इंटरेक्शन कह सकते हैं, और ये अपनी बुक में सिर्फ एक टेबल में दे रखा है, अलग से कोई हेडिंग नहीं है, तो सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब बड़े क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब द रेस्पॉन्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द एनवायरमेंटल एबायोटिक फैक्टर। तो कौन कौन से रेस्पॉन्स देता है? रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। रेगुलेट में क्या करता है? वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, चाहे तो फिजियोलॉजिकल वे में और समटाइम्स बिहेवियरल वे में, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनिज्म एंश्योर अ कांस्टेंट टेम्परेचर और थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक तो थर्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है और एक ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। इसमें सारे बर्ड्स और मैमल्स आएंगे और लोअर इनवर्टिब्रेट्स वगैरह भी आएंगे। ह्यूमन जो है वो अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो भी एक रेगुलेशन में। ह्यूमन कैसे करता है? समर में स्वेट करेगा और विंटर में क्या करेगा? सीवन। कन्फर्म्स कौन से होते हैं? जो अपना इंटरनल मेंटेन नहीं कर पाते, और इसमें मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आते हैं और सारे प्लांट आते हैं। माइग्रेट क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? स्ट्रेसफुल हैबिटाट से टेम्पररी चला जाता है, जब नॉर्मल एनवायरनमेंट होगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा एक एग्जांपल याद रखना है अपन को, एक तो साइबेरियन बर्ड्स और एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन में जो बर्ड्स होते हैं वो केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में आते हैं, हर सर्दी में आते हैं, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटाट में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो चुका है? एक्सट्रीम वो हो चुका है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। सस्पेंड, सस्पेंड क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करता है, किससे? बाय डिक्रीजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और इसमें क्या आएंगे? सीड इन प्लांट, थिक वॉल ऑफ स्पोर, फंगाई एंड एल्गी, हाइबरनेशन किसके अंदर? बियर के अंदर, एस्टिवेशन स्नेल और फिश के अंदर, डाइपोज जू प्लैंकटन, और इन एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डाइपोज। फंगाई और एल्गी के केस में थिक वॉल्ड स्पोर, और प्लांट के केस में सीड होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज एडेप्टेशन? राइट एडेप्टेशन फाउंड इन। एक तो प्लांट जो कि कौन से रीजन में? जेरिक कंडीशन में या एरिड रीजन में। एक एनिमल जो कि एरिड रीजन में, और एक एनिमल जो कोल्डर रीजन में। तो पहले एडेप्टेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे एंजाइमेटिक हो, कुछ भी तरह का हो, जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर जगह पर हैबिटाट में सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करे, उसे अपन एडेप्टेशन कहते हैं। अब प्लांट में एडेप्टेशन क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन या वाटर लॉस को कम करे। अब इसके लिए लीफ सरफेस पे थिक क्यूटिकल हो सकती है, स्टोमेटा जो है अंदर की तरफ धसे हुए हो सकते हैं, और या फिर सीएम पाथवे इस्तेमाल करें, जिसमें स्टोमेटा सिर्फ रात को खुले और वो अपना फोटोसिंथेसिस सीएम पाथवे से कर ले। आप पिछले साल पढ़ा होगा C3 C4 प्लांट सीएम। आप में से जिसको भी इसकी फुल फॉर्म पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। और नो लीव्स और लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, और फिर स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ऐसा किस में होगा? ओपन सीएम। एनिमल्स जो एरिड रीजन में होते हैं वो अपना वाटर लॉस कम करना चाहते हैं, और इसके लिए या तो कंसंट्रेट यूरिन सिक्रेट करेंगे, या फिर जो इंटरनल फैट होगी उसी के ऑक्सीडेशन से वो वाटर बनाएंगे और अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। ऐसा कौन सो करता है? कंगारू रैट, जो कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में। देखो, जो मार्सुपियल्स होते हैं वो जनरली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। कुछ ही मार्सुपियल्स जो होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका के आसपास है, जिसमें कंगारू रैट भी है। नेक्स्ट है एडप्टेशन इन कोल्डर एरिया एंड एनिमल्स। ये एलन्स रूल फॉलो करेंगे। इसका मतलब शॉर्टर ईयर होंगे, लिम्स छोटे होंगे, जिससे मिनिमाइज कर सके हीट लॉस को। या फिर अगर एक्वेटिक है तो अपनी स्किन के नीचे एक फैट की थिक लेयर बना देंगे, जिसे ब्लबर कहेंगे, और वो इंसुलेशन का काम करेगी और हीट लॉस को क्या करेगी? घटाएगी। नेक्स्ट है राइट द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में एल्टीट्यूड सिकनेस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिहेवियरल एडेप्टेशन में डेजर्ट लिजार्ड का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको अलग से पूछा जा सकता है। मैंने इसी में ही डिस्क्राइब किया है, आपको अलग से लिखना हो तो इसी में से ही लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या होती है? इसमें ऑर्गेनिज्म एक जगह पर एडॉप्ट होता है और वो उसके लिए अपनी फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करता है। कैसे? जैसे आप एल्टीट्यूड सिकनेस से समझ सकते हैं। पहले अपन देखते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या है। तो जहाँ ज़्यादा एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा, इससे अपन उतनी ऑक्सीजन नहीं ले पाते जितनी अपन को लेनी चाहिए, और ऐसे केस में अपन को नॉसिया, फैटिग, हार्ट पल्पेशन ऐसी चीज़ें होने लगेगी। फिर एडेप्टेशन क्या होगी? अपनी बॉडी कैसे अडॉप्ट करेगी?
तो या तो अपनी बॉडी क्या करेगी, आरबीसी काउंट बढ़ा देगी, और जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के टूवर्ड्स में वो घटा देती है, और इंक्रीज ब्रीथिंग रेट कर देती है। एक देखो, एक क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि 3 सिम्टम्स लिखो एल्टीट्यूड सिकनेस के, और 3 ही उन्हें काउंटर करने के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो 3 सिम्टम्स दिख रहे हैं, नॉसिया, फैटिग और हार्ट पल्पेशन, और 3 ही इसके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी दे रखी है। बायोकेमिकल एडेप्टेशन मतलब एंजाइमेटिक एडेप्टेशन। इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने। आर्कीबैक्टीरिया जो होती है वो हॉट स्प्रिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी सर्वाइव कर सकती है। ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि उनके पास थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डीप ओशन में होते हैं उनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाई प्रेशर पे भी काम कर सकते हैं। बिहेवियरल एडेप्टेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है कुछ सर्टेन बिहेवियर शो करता है। जैसे डेजर्ट लिजार के पास कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर पाए, रेगुलेट, लेकिन जब उनका बॉडी टेम्परेचर गिरने लगता है तो वो क्या करते हैं, सन में जाते हैं, और मतलब धूप में जाएंगे और अपने को क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर बढ़ने लगेगा तो उस समय वो किसी झाड़ियों वाड़ियों में छुप जाएंगे। तो ये उनका जो बिहेवियर है वो उन्हें क्या करता है, अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। और सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ बोरिंग, कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, ताकि वो जो अबव ग्राउंड जो भी हीट है उससे क्या कर सके, बच सके। तो अगर आपको पूछे बिहेवियरल एडेप्टेशन के 2 एग्जाम्पल बताइए, तो एक डेजर्ट लिजार्ड हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ये सारे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है व्हाट इज एज पिरामिड। तो देखो एज पिरामिड क्या होता है, इफ परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप, उसको प्लॉट करें, प्लॉट फॉर अ पॉपुलेशन, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे एज पिरामिड कहेंगे। बुक में सिर्फ डायग्राम बनाए हुए हैं, तो आप भी उतना ही करें तो काफ़ी है। एक एक लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है, वो याद कर ले तो और भी अच्छी बात है। एक्सपांडिंग जो है उसमें क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर रिप्रोडक्टिव वालों से ज़्यादा होंगे, तो ये पॉपुलेशन अब ग्रो करेगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर बराबर हो तो ये स्टेबल है, और अगर प्री रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर रिप्रोडक्टिव से कम है तो वो डिक्लाइनिंग हो जाएगी। एक है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट बताइए। अभी मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिखवाया था, आपको याद हो तो, कि ये लिखवाया था कि ऐसे एट्रीब्यूट बताइए जो इंडिविजुअल शो नहीं करता, सिर्फ एक पॉपुलेशन शो करती। तो ये सारे वही एट्रीब्यूट है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसमें से बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज ग्रुप, पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ एक पॉपुलेशन के करेक्टर हो सकते हैं, इंडिविजुअल के तो नहीं हो सकते। हाँ, इंडिविजुअल के केस में बर्थ या डेथ हो सकती है, ठीक है। डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग दैम। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ एक स्टैटिक पैरामीटर तो है नहीं, टाइम के साथ चेंज होगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना चेंज हो रहा है एक गिवन हैबिटाट में, गिवन पीरियड में, उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। अब जो फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करेंगे वो बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। तो अगर आपको पूछे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर लिखें तो भी आपको यही लिखना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले लिखने हैं तो भी यही लिखना है। इसमें से नेटिलिटी और इमिग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो मतलब ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएंगे और ग्रोथ को भी घटाएंगे। आप ये मॉडल भी बना सकते हैं। नेटिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन। इमिग्रेशन क्या होता है कि बाहर से कितने नए इंडिविजुअल जो है किसी हैबिटाट में आए। मॉर्टेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ। और इमिग्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो उसी स्पेसीज के उस हैबिटाट को छोड़ के चले गए। अब अपन पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे, NT+1 NT B+I और D+E। यहाँ बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि ये पॉपुलेशन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है और ये पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जनरली जो है B+I जो है अगर वो ज़्यादा हो, सॉरी जनरली क्या, B+I ज़्यादा होती है D+E से, इसका मतलब इंक्रीमेंट करने वाले फैक्टर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और डेथ और इमिग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। अब नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ रेयर केस में ई और आई भी काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, अगर कहीं नया हैबिटाट है तो वह इमिग्रेशन ज़्यादा मायने रखेगा कंपेरेटिवली बर्थ के।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। तो दो तरह के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल जिसमें ऐसा मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल जे शेप का कर्व्ड होगा। ये इसकी इक्वेशन वगैरह आपको अच्छे से याद कर लेनी है, किस इक्वेशन का क्या मीनिंग है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आर जो है इंट्रिंसिक फैक्टर है जो बर्थ माइनस डेथ को समझाता है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, ये तब होता है जब वहाँ पर कंपटीशन भी हो इंडिविजुअल के बीच में और लिमिटेड रिसोर्सेज हो। तो पहले ग्रोथ बढ़ेगी, फिर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी और फिर स्टेशनरी हो जाएगी। इस वाले ग्रोथ कर्व के 3 पार्ट होंगे, ये आप याद रख लें, आपको पूछा भी जा सकता है, मैंने लिखा नहीं, आप इसमें लेबल कर लें। पहले वाला जो होगा वो लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज और फिर स्टेशनरी फेज। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज इस डायग्राम में आप याद रख के लेबल कर लें। या आपको पूछ सकते हैं कि मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के 3 पार्ट कौन से। एक और चीज़, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की ये इक्वेशन है, इसमें के कैरिंग कैपेसिटी है, उसकी डेफिनेशन भी अभी अपन करेंगे। और इसे विरहुलिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। कभी कभी इस नाम से भी पूछते हैं कि वो ग्राफ बनाइए, तो अभी अपन को ये ही बनाना है। नेक्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो इन नेचर एक पर्टिकुलर हैबिटाट में इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, उसके ऊपर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जैसे इस ग्राफ में ये लाइन जो है वो अपनी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो जब तक एन इस लिमिट तक बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जब एन के बराबर हो जाएगा तो सिम्टोट एसिम्टोट हो जाएगा। अभी मैंने आगे एक क्वेश्चन भी लिखा था आपको, तो के जब एन के बराबर होगा उसके बाद और ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म, कॉमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म। अब इस वाले टॉपिक में अपन क्या करेंगे, सबकी डेफिनेशन और जितने एग्जाम्पल है उनको सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जिनको भी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आगे अलग से क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो प्रीडेशन क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है जिसे प्रीडेटर कहते हैं, दूसरे को नुकसान होगा जिसे प्रे कहेंगे। इसे प्लस माइनस इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे टाइगर डियर को खाता है, स्पैरो सीड खाता है, एनिमल प्लांट खाता है। कंपटीशन क्या होगा, ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज को क्या होता है, एक दूसरे से नुकसान होता है, तो माइनस माइनस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें 2 एग्जांपल, एक तो साउथ अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगो जो है वो compete करता है स्मॉल फिश के लिए, स्मॉल फिश के साथ में जू प्लैंकटन के लिए। और एमिंगडन टॉर्टराइज जो है वो गैलापेगस आइलैंड में एक्सटिंक्ट हो गया, किसकी वजह से, कंपटीशन की वजह से, जब वहाँ पर गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि गॉड की ब्राउजिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा थी। पैरासाइटिज्म क्या होता है, ये भी प्रीडेशन की तरह प्लस माइनस इंटरेक्शन है। इसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है जिसे पैरासाइट कहते हैं, दूसरे को नुकसान होता है जिसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। और अब ये प्रीडेशन से अलग कैसे है वो मैंने आगे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसमें देख लें। एग्जाम्पल में एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, ये मैराइन फिश पे, कसकटा जो है प्लांट पे, और एंडोपैरासाइट में लीवर फ्लूक। कॉमेंजलिज्म क्या होता है, जिसमें एक को फायदा हो एक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें ऑर्किड ऑन मैंगो प्लांट, बेरेनकल ऑन वेल, कैटल इग्रीड ऑन ग्रेजिंग कैटल, और जो क्लाउन फिश सी एनिमोन, क्लाउन फिश सी एनिमोन का मैंने एक छोटा क्वेश्चन लिख दिया है, इसको अभी मैं आगे एक क्वेश्चन में समझा दूंगा। इनके बारे में वैसे भी दोनों पे बारे में नहीं है, अब बस इतना याद रख दे, बारेनकल जो होती है वो वेल के ऊपर चिपक जाती है, इससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है और वेल को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं। ऑर्किड जो होते हैं वो मैंगो प्लांट के ऊपर ग्रो कर लेते हैं, उन्हें रहने की जगह मिल जाती है, सब कुछ होता है। मैंगो प्लांट को इससे ना तो कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। एक आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कसकट्टा किसी प्लांट पे ग्रो करती है और एपीफाइट्स किसी प्लांट पे ग्रो करता है, इसमें क्या फ़ायदा है। तो कसकट्टा अगर ग्रो करेगी तो इसे अपन पैरासाइटिज्म कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरासाइटिज्म। और ऑर्किड ग्रो करेगा तो उसे कॉमन जेलिज्म कहेंगे, क्योंकि कसकट्टा उसको नुकसान भी पहुंचाती है। म्यूटेलिज्म क्या होता है, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, इसे प्लस प्लस पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहेंगे, जैसे लाइकन, एल्गी और फंगाई, माइकोराइजा, फंगाई और रूट ऑफ हायर प्लांट। प्लांट पॉलिनेटर रिलेशन, जिसमें फिग स्पीसीज और वेस्प आ सकता है, यूका प्लांट और मॉथ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होता है, और आपको सेक्सुअल डिसीट से राइट टाइप ऑफ पॉलिनेटर अट्रैक्ट करने का एक एग्जाम्पल लिखना है। पहले अपन ब्रूड पैरासाइटिज्म पर फोकस करते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म ऐसा पैरासाइटिज्म है जिसमें पैरासाइट बर्ड क्या करता है, अपने एग जो है वो प्रे के नेस्ट में दे देता है। अब प्रे बेचारा क्या करता है, उसको पता नहीं चल पाते कि कौन से एग उसके खुद के हैं, कौन से पैरासाइट बर्ड के हैं, और वो दोनों को इनक्यूबेट करता है। ऐसे
पैरासाइटिज्म को ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं। कुकू कोयल बर्ड जो होती है वो पैरासाइट है, क्रो जो है वो होस्ट है। अगला जो क्वेश्चन है उसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे से सुनना। आपको ऐसे पूछ सकते हैं ऑफ्रिस और बम्बल बी का इंटरेक्शन समझाइए। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक प्लांट राइट टाइप के पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई एडेप्टेशन शो करता है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है सेक्सुअल डिसीट का एक एग्जाम्पल बताइए। तो बेसिकली ये प्लांट क्या करते हैं कि पॉलिनेटर जो कि बम्बल बी है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपना एक जो पेटल है वो जस्ट फीमेल बम्बल बी की फीमेल के जैसा बना लेते हैं। इससे बम्बल बी आता है और इसके साथ सूडो कॉप्युलेट करता है और इस चक्कर में वो उसको क्या करता है, पॉलिनेट कर देता है। अब ऐसा अडेप्टेशन शो करने से इस प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ, बम्बल बी आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें ही उनकी फीमेल जैसी कोई वहाँ पर पेटल दिखेगी और कोई दूसरे पॉलिनेटर आएंगे ही नहीं, और इससे राइट टाइप के पॉलिनेटर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और पॉलन रॉबर से बच सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, पॉलन रॉबर से बचने के लिए एक अडेप्टेशन बताइए, तो भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्प जो होती है वो प्रीफर करती है फिग ट्री के पास में एग ले करने को, और इग्रिड जो होते हैं वो हमेशा फॉरेज करते हैं कैटल के पास। क्यों, तो देखो वेस्प जो होती है वो जो फिग ट्री का जो फ्रूट होता है उसको उसके ऊपर ओवी पोजीशन करेगी, एग ले करेगी, और साथ में अपने जो डेवलपिंग लार्वा जो है उसको डेवलपिंग सीड से क्या करेगी, नरिश भी करेगी, और ये दोनों के बदले में वो उसे पॉलिनेशन कर देगी। तो फिग ट्री को भी फायदा है और वेस्प को भी फायदा है। इस तरह के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने को बोले तो आप ये वाला कर सकते हैं। अगला जो है इग्रिड कैटल के आसपास ही क्यों करते हैं, उसका कारण है कॉमनजेलिज्म। अब इग्रिड को यहाँ पर फायदा है, कैटल को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। अब एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे जैसे कैटल मूव करते हैं तो वो इंसेक्ट को उड़ा देते हैं जो वेजिटेशन में छिपे हुए होते हैं। जैसे ही वो उड़ने लगते हैं इग्रिड को वो दिखने लगते हैं और वो उसे आसानी से क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। अगर कैटल्स नहीं होती तो इग्रिड को वो ना तो दिखते और एक एक के अंदर से ऐसे छान छान के खाने में उन्हें टाइम लगता। यही वजह है कि वो हमेशा ग्रेजिंग एनिमल्स के आसपास ही क्या करते हैं, रहते हैं। हाउ प्रे अवॉइड प्रीडेटेशन, राइट डिफरेंट मेथड और राइट द डिफरेंट रोल ऑफ प्रीडेटर्स। अब अपन को ये क्वेश्चन है कि प्रीडेटर्स से बचने के लिए प्रे क्या एडेप्टेशन शो करते हैं। तो प्रीडेटर अवॉइड प्रीडेटेशन बाय सम एडेप्टेशन, नहीं प्रीडेटर नहीं है यहाँ पर, आप प्रे कर लेना, प्रे अवॉइड प्रीडेटेशन बाय सम एडेप्टेशन। प्रे क्या क्या एडेप्टेशन शो करते हैं, पहला एनिमल में देखते हैं तो एनिमल कैमोफ्लेज शो कर सकता है, इससे सराउंडिंग के जैसा जैसा कलर वलर कर दे जिससे वो बच पाए, या फिर वो पॉइजनस हो सकते हैं जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल है। आसपास जो वो जिससे वो फूड लेती है उस फूड का जो भी केमिकल वगैरह है वो उसके ऊपर लग जाता है, और यही केमिकल जो होता है उसे उसके प्रीडेटर से बचाता है क्योंकि वो डिसटेस्टफुल हो जाती है। मिमिक्री भी एक एग्जाम्पल है लेकिन अपनी बुक में दे नहीं रखा। प्लांट क्या क्या शो करता है, प्लांट के ऊपर स्पाइन और थ्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं जिससे जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उन्हें खा नहीं पाता, जैसे कि अकेसिया और कैक्टस में होता है। या फिर वो कोई केमिकल स्टोर कर लेंगे, जैसे कैलोट्रोपिस जो होते हैं वो पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज स्टोर कर लेता है। कुछ प्लांट जो होता है निकोटाइन, कैफीन, क्विनाइन, ओपियम, ये सब चीज़ें स्टोर कर लेता है जिससे एनिमल उन्हें क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। प्रीडेटर के रोल क्या है, तो प्रीडेटर एक तो कंड्यूट करता है एनर्जी को ट्रॉफिक लेवल, दूसरा है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए गए और पूरे में फैल गए क्योंकि वहाँ कोई प्रीडेटर नहीं था, तो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे रहेगी। जैसे ही कैक्टस फीडिंग मॉथ वहाँ पर लाए तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। एक स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी वो क्या करते हैं, जो है मेंटेन करते हैं कंपटीशन को कम करके। इसका एक एग्जांपल है कि पिजास्टर्स फिश जो होती है वो एक प्रीडेटर है, उसको अमेरिकन की पैसिफिक कोस्ट से हटा लिया गया। जैसे ही उसे हटा लिया गया तो उसकी वहाँ पर 10 स्पीसीज प्रे की जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि उनमें जरूरत से ज़्यादा कंपटीशन होने लगा। नेक्स्ट है ओल्ड और न्यू कंसेप्ट बताना है कंपटीशन का। अब देखो एग्जाम में जब भी आपको पूछे कि कंपटीशन समझाइए, कंपटीशन क्या होता है, तो आगे जो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है वो तो लिखे ही। अगर सिर्फ कंपटीशन में क्वेश्चन हो तो आप एटलीस्ट न्यू वाली डेफिनेशन तो लिखे ही लिखें। ठीक है, ओल्ड कंसेप्ट क्या था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete करती है
तब जो बीच में इंटरेक्शन होगा उसे कंपटीशन कहेंगे। डार्विन के हिसाब से यही कंपटीशन किसकी वो बेसिक मतलब बेस था इवोल्यूशन का। न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, अ प्रोसेस विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज। अब फिटनेस का क्या मतलब है, बर्थ माइनस डेथ, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। किसी दूसरी स्पीसीज की वजह से अगर घटे तो उसे अपन क्या कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है अबिंगडन टॉर्टोराइज जो है गैलापेगस आइलैंड पे एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि गॉट इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि गॉट के पास ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, हालांकि वो उससे कोई लड़ती नहीं थी, झगड़ती नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंपटीशन के इफेक्ट क्या होते हैं। तो कंपटीशन एक तो डिक्रीज कर देता है आर बोले तो बर्थ माइनस डेथ को घटा देता है, और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो तो जो इंफीरियर वन होगी वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी। ये भी आपके एक अलग से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। कंपटीशन के दो इफेक्ट लिखो। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव रिलीज क्या होता है। कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब है एक जगह है जहाँ पर क्या है, दो तरह की स्पीसीज है, एक जो मतलब कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर है और एक कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर है। तो कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर की वजह से ये इंफीरियर वालों के नंबर कम होंगे या किसी पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड रहेंगे। अगर ये सुपीरियर स्पीसीज को यहाँ से हटा लिया जाए तो ये पूरे में फैल जाएंगे, और अगर सुपीरियर स्पीसीज को वहाँ लेकर आ जाए जहाँ पर ये इंफीरियर रह रहे हैं तो वो गायब भी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें देखो रॉकी सी कॉस्ट पे दो तरह के बार्नेकल्स होते हैं, एक बेलेनस और एक थे कैथेमेलस। बेलेनस जो है वो डोमिनेंट वन है और कैथेमेलस है इंफीरियर वन। जैसे ही बेलेनस वालों को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इंफीरियर जो है वहाँ से एक्सक्लूड हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। गाउस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है, तो ये एक प्रिंसिपल कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो एक ही सोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इनडिफाइनेटली, और जो कंपिटेटिवली इंफीरियर वन होगी वो वहाँ से एलिमिनेटेड भी हो सकती है अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं। रिसोर्स पार्टीशन एक जो अगला क्वेश्चन भी है वो इससे अवॉइड कर सकता है। देखो रिसोर्स पार्टीशन क्या होता है कि जो स्पीसीज होती है वो एक ऐसी मैकेनिज्म इवॉल्व करती है जिससे दो कॉम्पिटिटिव जो स्पीसीज है वो एक ही जगह रह पाए और कंपटीशन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। जैसे कि अलग अलग तरीके से वो अपना फूड कंज्यूम करे। जैसे मान लो एक पेड़ है और उस पर दो तरह की स्पीसीज रहती है, एक डिसाइड कर ले कि वो लीफ कंज्यूम करेगी, एक डिसाइड कर ले कि वो जो है फ्रूट कंज्यूम करेगी, तो इससे कंपटीशन कम हो गया। या अगर वो दोनों फ्रूट ही कंज्यूम कर रही है तो उनमें से एक स्पीसीज दिन के समय फ्रूट कंज्यूम करती है, रात को नहीं निकलती, दूसरी रात को निकलती है तो दिन के समय नहीं निकलती, तो या तो वो डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न करे या डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग कर दे, टाइम्स ऑफ फीडिंग कर ले। मैक आर्थर नाम याद रखें, उन्होंने कहा कि 5 वार्बल्स स्पीसीज एक ही ट्री पे रहती है। किसके डिफरेंस की वजह से? बिहेवियरल डिफरेंस की वजह से, फॉरेजिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है पैरासाइटिज्म और प्रीडेटेशन में अपन को डिफरेंस लिखना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पैरासाइटिज्म जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट होता है वो प्रे को क्या नहीं करना चाहता, होस्ट को किल नहीं करना चाहता। हालांकि टाइम के साथ हो सकता है वो मर जाए, लेकिन वो पहले से ऐसा नहीं करेगा और वो उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, रहने की जगह ले सकता है। प्रीडेटेशन को सिर्फ न्यूट्रिशन से मतलब होता है और वो अपने प्रे को मार ही देता है हाथों हाथ, ठीक है। इस रिलेशन में पैरासाइट होस्ट रिलेशन है, जबकि प्रीडेटेशन प्रीडेटर प्रे रिलेशन है। पैरासाइटिज्म जो होता है जनरली स्पेसिफिक भी होता है, जबकि प्रीडेटर एक से ज़्यादा प्रे या जनरली बहुत सारे प्रे को कंज्यूम करता है। पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है होस्ट पे डिपेंड करती है, होस्ट के अंदर चलती है, होस्ट की हेल्थ पे डिपेंड करती है, होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। प्रीडेटर को प्रे के ऊपर उसकी लाइफ साइकिल डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। जनरली साइज जो पैरासाइट की जो होती है वो होस्ट के कंपेयर में काफ़ी छोटी होती है। प्रीडेटर की या तो स्मॉलर होगी या सिमिलर हो सकती है प्रे के, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, या जनरली साइज ऑफ प्रीडेटर सिमिलर देन प्रे, या स्मॉलर भी लिख सकते हैं, समटाइम स्मॉलर भी होती है, ठीक है, पर ज़्यादा छोटी नहीं होगी। पैरासाइट क्या क्या एडेप्टेशन शो करता है होस्ट से बचने के लिए, और होस्ट के अंदर उसके क्या इफेक्ट होते हैं।
तो एक तो पैरासाइट क्या करता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जिससे वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच सके। एडेसिव ऑर्गन होगा जिसमें होस्ट पे वो चिपक सके। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वैसे भी वो डायरेक्ट न्यूट्रिटिव चीज़ें ही कंज्यूम करेगा। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, जैसे ही मौका मिले तो वो अपनी नंबर बहुत ग्रो कर ले। जनरली बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म भी होस्ट के अंदर जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर बढ़ा सकता है। अब होस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, एक तो होस्ट का सर्वाइवल और ग्रोथ ये रिड्यूस कर देता है, उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को घटा देता है, और फिजिकली वीक करता है, और बहुत लंबे समय के बाद वो उसे मार भी सकता है। लेकिन आपको ये 3 ही लिखने हैं। नेक्स्ट और फाइनल, देखो अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो आपको ये ग्राफ जो है वो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कहाँ कहाँ होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मिनिमम कहाँ होता है डेजर्ट में, मिनिमम एनुअल टेम्परेचर कहाँ होता है आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा में, या मिनिमम प्रेसिपिटेशन भी है। लीस्ट चेंज कहाँ होता है एवरेज टेम्परेचर में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। बहुत रेयर है, सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है, क्या पता आरबीएसई वाले भी पूछे। ये ग्राफ दे दे आपको और ये सब अनलेबल कर दे, या फिर ये आपको ये पूछे कि ग्राफ किस किस के बीच में खींचा हुआ है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी कर ले। एक अपनी बुक में है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बताइए जो लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं लेकिन कम नंबर में, तो बर्ड्स और मैमल्स इसमें आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताइए जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं लेकिन साइज स्मॉल होती है, तो ऑयस्टर और पेलेजिक फिशेज जो होता है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना चैप्टर नंबर 13 जो है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस की वजह से। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।